जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए जो मध्य प्रदेश सब स्टेशन अटेंडेंस की एग्जाम हुई थी उसका ही जो क्वेश्चन पेपर है उसी का फर्स्ट शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कहां पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है और कौन सा सही है। बहुत सारे बच्चे बिना देखे ऑब्जेक्शन लगा देते जिससे दिक्कत भी आती है क्योंकि उनको लगता है सही है कहीं ना कहीं। तो मैं पूरा एक एनालिटिक आपको पूरा 100 क्वेश्चन का एनालिटिक दूंगा जिसमें सही और गलत का आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम मध्य प्रदेश बिजली विभाग की भर्ती की हमने अभी तक 60 से 65 क्लास डाल रखे थे जिसमें थ्योरी और आपको क्वेश्चन भी कराए थे। थ्योरी पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाई थी, जो मैंने पढ़ाई थी उसमें से कम 80% क्वेश्चन टेक्निकल आए हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आप नए जुड़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जेके देखिएगा यूट्यूब पे जाके, उसमें सारी क्लासेस मिल जाएगी। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपको 5 क्लास मिलेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट है। अब इन्होंने जो मध्य प्रदेश सब स्टेशन का जो पेपर हुआ उसमें गलतियां देखना। इन्होंने सब स्टेशन अटेंडेंट 22 तारीख, जबकि ये 23 तारीख का पेपर है। सबसे बच्चों की बहुत सारी की ओपन नहीं हो रही, सारी चीजों पर बात करें, कट ऑफ कितना जाएगा आखिरी में। अब दोस्तों, इन्होंने ये सब स्टेशन का जो पेपर है, ये पेपर का नाम है सब स्टेशन अटेंडेंस। ये 22 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट इन्होंने दी, जबकि पेपर 22 तारीख को नहीं था, 23 तारीख की शिफ्ट का पेपर है ये। क्लियर है इतनी बात? फर्स्ट शिफ्ट का तो ये गलती हुई है, एरर तो है इनकी तरफ से। पर हम उसके पहले यदि हमारे पास आंसर की आएगी, जो आपका ऑब्जेक्शन वाले अभी आएंगे कि आपने कौन सा सही करा, तो आप मिला सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता किसके लिए उत्तरदायी होता? तो मौर्य शासन जो था उसमें समाहर्ता का मतलब यह होता था कि राज्य, जो पूरा राज्य होता था उसमें टैक्स के रूप में वसूल करना, कि हर चीज पे जो टैक्स हो रहे थे तो उसी को समाहर्ता दिया जाता। उस पद को, जो उस पद पे जो काम करता था टैक्स अधिकारी, उसको समाहर्ता दिया जाता था। तो राजस्व में जितना भी टैक्स होता था उसको वसूल करने के लिए समाहर्ता एक पोस्ट थी, अधिकारी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में राष्ट्रकूट शासक ने प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य कृति कविराज मार्ग की रचना का संरक्षण किसे प्रदान किया गया था? तो जो कन्नड़ भाषा, ठीक है, कन्नड़ भाषा आपको समझ में, कन्नड़ भाषा होती है, उसमें राष्ट्रकूट शासन में भैया अश्वमोघ वर्ष प्रथम को साहित्य दिया गया था। इसलिए कविराज थे वहां के कन्नड़ भाषा के, इन्होंने व्याकरण की रचना की थी। ठीक है, ये सारी चीजों की रचना किन्होंने की थी? हमारे अश्वमेघ प्रथम में हुई। तो यह आंसर भी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1917 में चंपाचरण सत्याग्रह के प्राथमिक कारण निम्नलिखित में क्या थे? तो 1917 में जो चंपाचरण सत्याग्रह हुआ था उसमें जो मेन कारण था वो 3 कठिया व्यवस्था थी। सर 3 कठिया व्यवस्था क्या होती है? 3 कठिया व्यवस्था ये थी कि अंग्रेजों ने बोला था कि आपका 3/20 भाग में से 3 भाग पर आपको क्या करना है, आपको नील की खेती करना, यानी आपको 20 भाग में से 3 भाग पर नील की खेती करना पड़ेगी। इसी को बोला था 3 कठिया व्यवस्था। ठीक है, ये चंपाचरण सत्याग्रह में हुआ था। तो ये आंसर भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित किया था? तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये इन्हीं ने स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन 5वां, ऑपरेशन बारोसा निम्नलिखित में किस आक्रमण के हमले को दिया गया कोड नाम था? तो ऑपरेशन बारोसा एक कोड था जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जर्मन के खिलाफ ये करा गया था। तो इसमें 22 जून 1941 में यह युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त संघ के साथ जर्मनी का। तो उस समय यह ऑपरेशन दिया था बारोसा। तो यह आंसर भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गलत भी है, आपको ऑब्जेक्शन किस पे लगाना मैं इसको बता दूंगा। चीन निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? यानी चीन की जो जमीन है वो किसके साथ साझा नहीं करता? तो भारत के साथ तो करता है, पाकिस्तान के साथ भी करता है, नेपाल के साथ भी करता है। सर किसके साथ नहीं करता? तो दोस्तों, थाईलैंड के साथ नहीं करता, फिलीपींस के साथ नहीं करता, कंबोडिया के साथ भी ये चीन, ये देश के साथ अपनी सीमा स्थल नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन थाईलैंड है, थाईलैंड के साथ
चीन अपनी साझा नहीं करता। क्लियर है इतनी बात। बाकी इनके साथ फिलिपींस और लिम्बोडिया इनके साथ भी नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तृतीय क्रियाकलाप का प्रमुख उदाहरण, यानी जो थर्ड कैटेगरी है, मैं इंग्लिश में बोलता हूं टेरिटरी एक्टिविटी, क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, तृतीय क्रिया प्रणाली में हमने व्यापार को रखा गया। व्यापार यानी जैसे परिवहन को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, संचार को लेके, इन सभी को तृतीय क्रियाकलाप में रखा गया है। तो सड़क के निगम परिवहन, ठीक है, परिवहन को रखा गया। यहां शिक्षा होता तो शिक्षा भी आपका सही होता, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार। अगला क्वेश्चन है भारत और म्यांमार, भारत म्यांमार सीमा कुल कितने राज्य को लगती है। तो भारत में म्यांमार जो राज्य है वो कितने राज्यों को उसकी सीमा तय करती है। तो दोस्तों जो म्यांमार है वो हमारा नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 को तय करती है। यानी नाग की मणि क्या मजे ले रहा है अरुण, इसके हम शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं कि नाग की मणि को मजे ले रहा है अरुण। तो ना से नागालैंड, म से मणि, मी से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों को छूती है म्यांमार की। तो इसका आंसर आएगा 4, ये भी सही है। भारत में किस प्रकार के वन में चूहे, मूसक, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, शेर, जंगली घोड़े, सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ भारत में सबसे ज्यादा ये वन होते हैं जो वर्षा में भी कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। तो मानसून इसी के कारण होता है। तो ये आंसर भी क्या है हमारा सही है, 90 का बी भी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का एक बंदरगाह शहर नहीं है। तो दोस्तों बंदरगाह जो शहर है वो ओखा भी, पोरबंदर भी और वेरावल, पर पाटन यहां शहर नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों अब हम आते हैं अगले पार्ट पर, 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वें क्वेश्चन पे है सुरक्षा उपाय में बिना प्रवासी पक्षी के मार्गों के पास कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में स्थापित किए जाने जैव विविधता का सबसे अधिक टकराव का खतरा उत्पन्न होता है। अब ये समझना इनने क्वेश्चन क्या बोला। इनने क्वेश्चन ये बोला कि ऐसे कौन सी आपने ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं नवीनीकरण जिससे यदि पक्षियों को खतरा हो रहा है। तो भैया हमारा जो पवन चक्कियां सभी को पता है किस तरह से होती है, हाइट पे लगती है। अब भाई पंछियां उड़ते हैं तो भैया उससे टकरा जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं खतरा है। बाकी जावरी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो पवन टरबाइन से वो टकरा सकते हैं, उनकी मौत भी हो सकती है। ये एक तरह से खतरा है। अगला क्वेश्चन है 12वां, मेंडोक्स रिकॉर्ड किस पर्यावरण सेक्शन से परियोजना संबंधित है। मेंडोक्स जो रिकॉर्ड होता है वो ऐसा होता है कि भूमि के संरक्षण के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है कि मानव कहीं ना कहीं अपने उपयोग के लिए भूमि को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान दे रहा है। तो उसमें मेंडोक्स रिकॉर्ड देखा जाता है जिसमें क्या होता है, भूमि का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण को दिया जाता है। ये भी हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 73 संविधान संशोधन अधिनियम 73 संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग अनुसूचित शामिल है। तो 73 अनुसंधान यानी हमारा संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत राज को रखा गया 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में किसको रखा गया, आर्टिकल नंबर 12 और अनुसूची नंबर 11 में पंचायत राज को रखा गया। किसमें, 73 संविधान संशोधन में। आपको ऑप्शन में बताना संविधान संशोधन सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, तो 13वें संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज में अनुसूचित 11 और भाग नंबर 12 में है। ठीक है, ये संविधान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 14, भारत में संविधान किन अनुच्छेदों के और भाग के संबंध में नागरिक का संबंधी प्रावधान है। तो दोस्तों भारत में जो संविधान है वो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के बीच में रखा गया है नागरिकों के लिए, कि भाग नंबर 11 में कि किस प्रकार से नागरिकों को अपने संविधान का पालन करना है और किस तरह से उसको संविधान को आप उपयोग कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, संविधान से यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले हैं, यानी इन्होंने पॉलिटिक्स पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया इस बार। जीके में भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद में सदनों की अवधि पर चर्चा की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 83, ये भी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद नंबर 83 में लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा की जो हम कह सकते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकते हैं, इस अनुसंधान में करा गया है। इन अनुसंधान में बोला गया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उसका हम क्या कर सकते हैं, 5 साल हम यदि आपातकाल की स्थिति में उसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 83 में। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। भारत में क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में किस राज्य का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन होता है? तो भारत में किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय एक तरह से जो न्यायाधीश न्याय का काम करता है उस राज्य के प्रति, वो हाई कोर्ट होता है। मैं यहाँ पर राज्य की बात कर रहा हूं, ना कि भारत की, ठीक है। भारत के लिए बात होती है तो वहां सुप्रीम कोर्ट आता है, यहाँ पर केवल राज्य की बात हो रही है भारत में, तो यहाँ कौन सा आएगा हमारा, उच्च न्यायालय। क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, जो कंप्यूटर होता है उसमें अल्ट कुंजी का नाम क्या होता है? अल्टरनेटर, इसको की बोलते हैं, अल्टरनेटर की, इसका ऑपरेशन की भी नाम होता है, ऑपरेशन की भी इसका नाम होता है। ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर? जहां गलत होगा, जहां समझाने की बात होगी, बिल्कुल मैं आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों सेकेंड पीढ़ी में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी 1950 से 1960 के बीच, 1950 से 1960 के बीच, ठीक है। तो इसके बीच हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल 1900, इसके बीच था ना, तो 1955 लिया। अब कुछ बच्चे मेरे को ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, सर ये गलत है, ठीक है, ये गलत नहीं है, क्योंकि इसके बीच हुई थी ना 1950 से 1960 के बीच सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर, तो 1955 तो आ ही रहा है ना इसका, तो कहां से गलत होगा भाई? दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो जरूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में, 19वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में संदर्भ में डिलीजेंस शब्द क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर अपने कार्य को बिना रुके, बिना थकावट के, ठीक है, अपना काम अच्छा स्मूथली करते रहे, उस वर्ड को हम बोले डिलीजेंस। तो कंप्यूटर कार्य क्षमता बिना कमी के बार बार कार्य करता है, उसको बोलते हैं डिलीजेंस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2013 के अनुसार आपको करंट स्लाइड पे जाना है, तो आपको पावर पॉइंट प्रोजेक्शन शुरू करने के लिए कौन सा बेसिक शॉर्टकट यूज करना चाहिए? तो दोस्तों आपको शिफ्ट 5, ठीक है, शिफ्ट 5 से आप पावर पॉइंट की करंट स्लाइड पे आ सकते हो। अगला क्वेश्चन है 21। तो 21 क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि मध्य प्रदेश में औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था में प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभाव में से एक है। तो दोस्तों उपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था में उन्होंने क्या लिया था, किसानों से जमीनें छीन रहे थे, कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में वसूल रहे थे, तो साहूकार को भैया क्या देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ना किसानों के बीच की भूमि को स्थानांतरण कमी हो रही थी, यहाँ पे केवल क्या हो रहे थे, टैक्स ले रहे थे। क्या ले रहे थे? साहूकार जनजाति से भूमि छीन रहे थे और क्या ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे। 22वां क्वेश्चन चलते हैं हम, मध्य प्रदेश की चंबल नदी के प्रमुख सहायक नदियां। मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी है वो का जनापाव की पहाड़ी से निकली हुई है, ठीक है, महू के पास है। उसके बाद इसकी सहायक नदी है पार्वती, काली सिंध, कुन्नू, सीप और सिप्रा। यहाँ सिप्रा ऑप्शन में नहीं, पर सिप्रा भी आता, पर कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने ये भी सहायक नदी है, ये आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 2025 तक राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क नेटवर्क को कुल लंबाई कितनी गई है? यानी इन्होंने भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार 2025 में कितनी सड़क बने? तो 80,775 किलोमीटर की सड़क बनी है। क्लियर है इतनी बात? आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, 24वां क्वेश्चन, ध्यान से सभी देखिएगा। 24वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने आर्थिक सर्वेक्षण किया गया 2024-25 के अनुसार 23-24 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर मध्य प्रदेश में जो सकल
राज्य वर्धित मूल्य है में फसल क्षेत्र में कितना योगदान हुआ। ये वर्तमान मूल्यों पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सकल राज्य वर्धित GSVA में फसल क्षेत्र का कितना योगदान हुआ। तो दोस्तों यहां पर 17.7% हुआ है। इस पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24। आप इसको गूगल करिएगा एक बार और, तो 17.7% आ रहा है। कितना आ रहा है? 17.7%। तो ये आंसर नहीं होगा, 17.7% होगा इसका। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस की थीम क्या थी। दोस्तों हमको जो दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं उनको, कहीं ना गाजा है, ठीक है, फिर आपको ईरान है, ठीक है, इनके बीच जो हमारा फ्यूचर में शांति बने रहे, सेनाओं के बीच क्या बने रहे, शांति बने रहे, इसके लिए फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग रखा गया है। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मई में 2000 नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रिड फिक्स किस देश में आयोजित किया गया। तो दोस्तों जो पैरा एथलेटिक ग्रैंड वो किस पर लागू किया गया था? स्विट्जरलैंड में किया गया था। स्विट्जरलैंड के भी नॉटविल में। कहां पर किया गया था? नॉटविल में किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2025 में प्राप्त हुआ। तो यह भी कहीं ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न है। तो सर ऑब्जेक्शन वाला क्यों प्रश्न है? तो दोस्तों हाँ, 2025 में जो पुरस्कार है पद्म भूषण, वो PR श्रीजेश को जरूर मिला है, वो भी हॉकी में। काय में मिला है? हॉकी में। पर दोस्तों 2025 में रविचंद्र अश्विन को भी मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। तो पद्म भूषण पुरस्कार दोनों को मिला है। तो यहां ऑब्जेक्शन वाला जिसने ये भी लगाया, ये ऑब्जेक्शन मार सकता है, क्योंकि इसके आंसर 2 दिए हुए। अब यहां पे यदि वो हॉकी या स्पोर्ट देता तो आपकी बात क्लियर होती, पर यहां पर इन्होंने कोई स्पोर्ट का नाम नहीं दिया। इसमें केवल बोला किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें तो दोनों के नाम आना चाहिए। तो ये भी आपका ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 27, ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। यहां पर रविचंद्र अश्विन भी आएगा। दोनों को 2025 में पद्म विभूषण मिला है। PR श्रीजेश को हॉकी में मिला है, और पद हमारा रविचंद्र अश्विन को क्रिकेट में के उसमें मिला है, ठीक है, स्पिन बॉलर थे। 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुविषय शिक्षा का अनुसंधान सुधार तकनीकी शिक्षा में कितनी निधि मंजूरी दी गई। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये केंद्र सरकार ने बहुविषयक शिक्षा के अनुसंधान को सुधार के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए कि शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार आए। पर आपको लगता है क्या सुधार आएगा? वही पैसे 4200 करोड़, क्या पता किसके जेब में जाएंगे। अगला है, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों दिया गया। 14 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर में किस जिले में बादल फटने की घटना घटी थी। दोस्तों यानी इस तरह से क्वेश्चन तो जीके का एक तरह से पूरा करंट अफेयर और जीके को तो एक तरह से इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। क्या है? बादल फटने से। अब दोस्तों किसतवाड़ा में हुई थी, ये बड़ी घटना थी, 500 लोग प्रभावित हुए थे। तो ये तो एक तरह से कोई सेंस वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। पुलवामा हमले का दे देते एक तरह से, तो वो भी माना जाता कि हाँ नहीं बहुत चर्चाओं में था। पर एक तरह से ये क्या क्वेश्चन दिया, भगवान जाने इन्होंने क्यों दिया है। 2025 में भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराजगार योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों उत्तराखंड में की गई। वहां महिला को, ठीक है, 70,000 समथिंग, 70 से 1.5 लाख रुपए समथिंग उनको क्या दिया जाएगा, लोन की प्रोसेस में दी जाएगी अपने रोजगार को स्टार्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से। 6 व्यक्ति है, ठीक है, DEFGJ उत्तर दिशा में अभिमुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। JF के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, F के G के दाएं कोई नहीं बैठा, GF के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा, D और E के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। तो DG और K के बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, मैंने इसको सॉल्यूशन करा था, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही है मैंने, ठीक है। आप भी जिसका आंसर
लग सही है उसका तो सही होगा, जिसका गलत आ रहा था एक बार करके देखिए, आंसर बिल्कुल सही, इस पर ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में संदर्भ में लिए गए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए, जिसमें केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए गणना। सभी संख्या एक अंक की संख्या है, ठीक है, तो बताइए कितनी सम संख्या होगी। तो प्रत्येक ठीक के पहले एक विषम संख्या और ठीक के बाद एक सम संख्या होनी चाहिए। इन्होंने बोला सभी संख्या एक अंक की संख्या है, ठीक है, कितनी सम संख्या होगी ऐसी जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। तो आपको देखो, अब शुरू से चलते हैं, तो आपको लग रहा है 8 के बीच में के पहले भी विषम संख्या बाद, फिर आप जाओगे तो 9 के बीच भी नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद 4 2 के बीच भी नहीं है, ठीक है, 2 के बीच भी 9, 8 के बीच 3 हो गए, 2 और 9 सम के बीच आगे पीछे विषम है। फिर आप आ जाओ 7, तो प्रत्येक ठीक पहले एक विषम संख्या आनी चाहिए, नहीं, और बाद में भी विषम संख्या, ये भी नहीं, 9 भी नहीं होगा, ठीक है, 6 के, ठीक है, ये भी हो गया 4, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया ये 6, हाँ 5 कुल ऐसी संख्या है, 5 कुल ऐसी संख्या है जिसके पहले विषम और बाद में विषम, टोटल कितनी संख्या है 5, तो ये बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से एक कूट भाषा दी गई है जिसमें सोअप डाइकिन और JMYJI को कूट भाषा में लिखा गया, दाई हिल रिम को ये लिखा गया। तो बताइए इस कूट भाषा में शब्द जो दिया गया उस भाषा में डे की जगह कौन आ रहा है, तो सभी को पता है यार डे। देखो पहले नंबर पर शो पे झूम आ रहा है, डे में WYG है, इस डे में इसमें भी क्या है YG है, तो कहीं ना कहीं भाई डे में YG आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन ये इस तरह से लिखते हैं, सोप डे और किन, इसमें ये आ रहा है ZM YG और I की, ठीक है। वैसे यहां पर देख रहे हैं अपन डे, तो डे इसमें भी है, दूसरी लाइन में डे को अपन क्या लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है, डे है, ठीक है, हिल है, नहीं है, रिम भी नहीं है इसमें। तो भाई इसमें क्या सेम आ रहा है, इसमें YG इसमें भी सेम आ रहा, YG इसमें भी सेम आ रहा, इसलिए इसका आंसर YG है, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना चाहिए, ठीक है। ये भी सही, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम F इस तरह से लिख रहे हैं, ये F को C, तो यानी 2 माइनस जा रहा है, F से 2 माइनस है ना, तीसरा वर्ड, 2 को माइनस करके तीसरा वर्ड, यानी ABCDEF, ठीक है। तो ये 2 को माइनस करके बीच के 2 को हटा के तीसरे वर्ड पे जा रहा है। तो वैसे ही कर जो संबंध है, अगला संबंध क्या बताता है, R से 2 माइनस करो, R से 2 माइनस करो, R का होता है 18, तो 16 यानी आपका आएगा 17, 16 और 15, O आएगा, पहला क्या आएगा 15, O 15 पहला आना चाहिए 15, आपका 15 O देखो, तो ये O पहले एक ही में था, O 15, तो O था यहां पर, तो यही आंसर आ गया पहला वाला, आखिरी वाला, ये भी सही है, ठीक है। इसमें प्रत्येक विषम में 2 संख्या जोड़ा जाए और एक घटा जाए, यानी विषम में 2 जोड़े और सम में 1 घटा दे, तो इस प्रकार से बनी हुई संख्या कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो दोस्तों इसको जब सोल्व करोगे ना, एक जोड़ोगे एक घटाओगे, यानी इसका मतलब मैं बता देता हूं, इनने बोला विषम मतलब 1 3 5, 1 3 5, यदि इनमें से जैसे 1 में कितना जोड़ू मैं, विषम में 2 जोड़ दूं, ठीक है। वैसे ही सम में 4 6, इनमें कितना 4 में कितना जोड़ दूं, 1 घटा दूं, तो ऐसे कितनी संख्या आएगी जो सेम अंक की बनती, तो 3 और 5 आएगी, जो 2 कितनी टोटल होगी 2, कितने होंगे 2, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसको भी मैंने सोल्व करके देखा था, ठीक है, तो इसको भी आप सोल्व करोगे तो बिल्कुल सही आ रहा है 486, ये इसका वर्ग कितना होता है 54, हाँ 54 समथिंग होता है, ठीक है। जब इसको काटोगे तो ये पूरा आंसर जो आएगा इधर से माइनस करोगे 486, ठीक है। बोर्ड मार्क्स शुरू लगेगा, आपको मैथ्स से मेरे से अच्छा आता, आशा करता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल का टीचर हूँ, तो मैं आप ज्यादा इस पर टाइम नहीं लूंगा। यह क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन भी नहीं लेना चाहिए, ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बच्चे नहीं तो बोलेंगे मास्टर ने तो सिर्फ टाइम पास कर दिया, ठीक है। इसके कितना होता है 54, ठीक है। अब 54 डिवाइड बाय 648,
ठीक है, 12 × 8। अब इसको चल ले ही नहीं रहे अपन, इसको अपन उल्टा कर देते हैं, 654 58 × 1/54, ठीक है। इसको अपन 12 × 8, ठीक है। अब आपको पता होगा, ठीक है, 56 है, सॉरी 56 है शायद, देख लेते हैं। 56 का स्क्वायर है क्या, 36, 36 का 6, फिर 6 × 5 = 30 और 3 = 33, 6 × 30 का 3, फिर 5 × 5 = 25, 25 और 3 = 28, तो ये हो जाएगा 6 3 है ना, 6 × 5 = 36 3, 6 × 5 = 30 33, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अपन देख लेते हैं ना 55, सॉरी यार मैं इसको कहाँ कर रहा हूँ, मैं इसको 55 का मेरे को आता है स्क्वायर, 55 × 55 का स्क्वायर 55 25, ठीक है, प्लस 1 करा 6 6 × 5 = 30, हाँ ठीक है। 54 का ये 54 का भाई, 54 का कोई दिक्कत नहीं, 54 का ये 54 डिवाइड बाय 648 × 8 × 12 × 8, ठीक है। अब इसको अपन ने काटते हैं, तो 648 × 54, अब अपन इसको काटते किससे, 4, अपन काट देते हैं इसको, किससे भी काट दो, 3 से काट दो, 7 है ना, 2 से काट दो, तो 2 27 दूना 54 होते हैं, ठीक है, 27 दूना 54, ये काट जाएगा अपना 2 3 2 और 4, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो अपन डिवाइड कर रहे तो 27, फिर इसको 3 से काट दो, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 8 24, फिर डिवाइड कर रही है, डिवाइड पे जा रहा है ना, फिर 9 को काटा तो कितना, 9 एकम 9, 9 दूना 18, कितने बार काटा, 12 बार, तो ये पूरा 12 बार काट गया, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, जब 54 से मैंने इसको 2 से 48 को ये भागित 54, तो 54 से भाग गया तो कितनी बार, 12 बार, इंटू 8 × 12, 12 का गुणा करोगे तो 144 होता है, इंटू 8 y + 166। अब 8 कितना हो गया, ये 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 3 35, ठीक है। फिर 8 और 3 कितने हो गए, है ना, 8 और 3 हमारे 11, ठीक है। इसको इधर लाए 166, 666 इसमें माइनस करें, इधर आएगा प्लस का, तो ये कितना, 12 में से 6 गए तो 6, फिर इधर है 7, 15 में से 7 गए तो कितने, 8, ठीक है, और 11 में से 7 गए तो 4, तो 486 आपका आंसर आएगा। इसको इधर लाओगे, माइनस का करोगे तो सब आंसर यही आ रहा है, ठीक है। ये एक तरह से, इस तरह से, बाकी आप देख लेना, इसको भी आप जब करोगे तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपका सोल्व हो जाएगा। ये आंसर भी 11/9 आ रहा है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ, मुझे मेथ समय ना ले, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 92 10 60 विभाजित है, हाँ 36 से ये विभाजित है भाई, 36 से विभाजित। 36 का ट्रिक क्या होती है, जो 36 यानी 6 6 36, ठीक है, यानी 6 से विभाजित, 6 से विभाजित यानी जो 3 से विभाजित हो और 2 से विभाजित हो, ठीक है, 36 से। तो बस आपको देख लेना, 3 से विभाजित होती है तो उसको क्या करते हैं अपन, जोड़ लेते, क्या कर लेते, जोड़ लेते, 2 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, ठीक है। ये 3 से विभाजित, 2 से आखिरी में जो रहा था, इसलिए 36 से विभाजित है, ठीक है। ये 91 से विभाजित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला संख्या 39, ये 91 से विभाजित है दोस्तों, क्लियर है। अब अगला जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कहीं ना कहीं, ठीक है, यही आ रहा है, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, कोई अप्रोक्सीमेट पॉइंट में आंसर आ रहा, तो ये बिल्कुल इसके करीब है, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, अब आता है, किस प्रकार की रेखा का उपयोग उन किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान नहीं होती। तो हम सतत असतत पतली लाइन, डेसिस लाइन का उपयोग करते हैं, जिसको हम ऐसे लोगों को, ऐसी लाइन को दिखाने के लिए करते हैं जहां पर हमको उसको केवल उसका अंदर का भाग को दिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बीएसआई के अनुसार, भारतीय मानक के अनुसार ट्रिम लाइन के अंदर न्यूनतम सीमा की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों 10 mm होनी चाहिए, कितनी होना चाहिए, 10 mm। मैंने ये सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पढ़ा है, जाके देखिएगा, सारे क्वेश्चन इसमें बैठे टेक्निकल अपने, ठीक है, जिसमें आपको समझ में आया होगा। पाइपिंग ड्राइंग, पाइपिंग ड्राइंग क्या होती है, तो पाइपिंग ड्राइंग होती है जब किसी पाइप को ज्वाइन करने के लिए जो ब्रेक लाइन होती है, ठीक है, ब्रेक लाइन हम दर्शाते हैं,
इस तरह से जो ब्रेक लाइन होती है, फ्लैग जोड़ जहाँ पे हम जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसमें ब्रेक सिंबल वाली दो मोटी लाइन होती है जो ये बताती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बीएसआई वालों का आर्थोग्राफिक पोजीशन षष्ठ कोण है, 6 कोण सही ढंग से होगा, तो हाई षष्ठ कोण क्या करेगा, जो हमारा वृत्त है तो उसको किस तरह से करेगा, तो हमारा हेक्सागोन यानी षष्ठ भुज के अंदर एक वृत्त रहेगा जिसमें ये पूरा होगा। 45वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग की बीमा और नोट्स लिखे जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी सेम की सेम छपा है अपना। विमानों से इस प्रकार लिखना चाहिए कि उन्हें सीट के नीचे और दाईं ओर पढ़ा जाए, इधर की तरफ रखा जाता है दाईं ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल छपा हुआ, आप जाके देख लीजिएगा, नहीं विश्वास हो तो। ये आपको कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 85 सेंटीमीटर ऊंचा वाला बेलन का लगभग कितने लीटर पानी भरा होना चाहिए, ठीक है। तो बेलन का आपको सूत्र लगाना, और त्रिज्या दी, ऊंचाई दी, हाइट है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देख लोगे इतना मल्टीप्लाई करोगे जो भी है, ठीक है, आप देख लेना कितना पानी भरना क्या है, ठीक है। वेट, भार की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे, न्यूटन। भार की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। यानी वेट की एसआई यूनिट होती है, और मास की जो द्रव्यमान है उसकी एसआई यूनिट होती है केजी। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला, पायरोमीटर का काम क्या है, ये मैंने आपको पायरोमीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैंने जो टेस्ट लिए थे उसमें भी करवाया था। पायरोमीटर का क्या काम होता है, ये पायरोमीटर बहुत ज्यादा तापमान, बहुत तापमान, जहां अधिक तापमान होता है उन वस्तुओं को नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है, जैसे सूर्य की किरणें, इनको तो पर ये बिना कांटेक्ट किए नाप सकता है। तो इसमें भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमको सूर्य की रोशनी नापना तो उसके पास नहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना कांटेक्ट के हम इसको नाप सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। 49वां क्वेश्चन है, 0.75 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। दोस्तों जो होगा इसको आप करोगे, परसेंटेज है 0, उसको भाग दोगे, 0.75 को जब परसेंटेज हटाओगे 100 से, जब इसको भाग दोगे तो ये इसका आंसर आएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कोस 45 डिग्री का होता है 1/√2। एलसीएम लोगे तो 2/√2 हो जाएगा। और जब आप 2 को लिखते हो तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, और √2 को √2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, केवल √2 आंसर आ जाएगा, इसलिए इसका यह आंसर सही है। क्लियर है इतनी बात। अगला, इनमें से त्रिकोणीय सर्वसमीका सही है। तो दोस्तों 1 + कोट स्क्वायर इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल आपकी सर्वसमीका सही है, बाकी की कोई भी मान्य नहीं होती है, ठीक है। हाँ, रेमन स्केल, केल्विन स्केल, तो ये सब होते हैं, तो है ना, सेंटीग्रेड स्केल, तो 80 डिग्री पे जो नापता है वो रेमन स्केल होता है, ठीक है। फेरस मेटल क्या होता है, फेरस मेटल जो लोहा और स्टील, ठीक है, ऐसी धातु के होते हैं जो, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो जिंक, एल्यूमिनियम ये फेरस धातु में नहीं आते, तो यहां पर आएगा जिंक, ये बिल्कुल सही है। टेक्निकल क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों अपन। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में लिफ्टिंग कार्यों के दौरान यथार्थ चाल और बार हमारा टॉर्क नियंत्रण करने के लिए डीसी ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों लिफ्टिंग कार्य के लिए हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। यदि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है पर उसको बिना गति के नहीं चलाते, यदि डीसी सीरीज मोटर नहीं है तो डीसी कम्युनिटी कंपाउंड मोटर, ये ऐसी मोटर होता है जिसका टॉर्क भी अच्छा होता है, ठीक है, और स्पीड भी अच्छी रहती है, कंटिन्यूटी, जब ज्यादा भार वाले लोड होते हैं। तो भैया हमारा लिफ्ट में वो ले सकते हैं, लिफ्ट के साथ क्रेन एलिवेटर, क्रेन को उठाने के लिए, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने, तो ये हमारा आंसर आएगा बी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है 55 नंबर का, जहां ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। पहले तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है हमारा कि डीसी कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर, संचय यौगिक डीसी जनरेटर का अनुप्रयोग कहां नहीं करते। ये मैंने क्वेश्चन भी अभी करवाया था कि डीसी जो जनरेटर उसका उपयोग कहाँ का किया जाता है, डीसी कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर का। पहले डीसी कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है,
ऐसा जनरेटर जिसमें दोनों वाइंडिंग हो, एक सीरीज वाइंडिंग भी होती है ना, और एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है और एक शंट फील्ड वाइंडिंग भी होती है, और यहाँ पर होता है लोड। ठीक है, ये दोनों, इसको बोलते हैं कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर। अब इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग पहले तो ये काम करता है, ये स्थिर वोल्टेज देता है, स्थिर वोल्टेज तथा लोड पर अच्छे से काम करना। ठीक है, लोड पर अच्छे से काम करने के लिए ये यूज किया जाता है, स्थिर वोल्टेज और अच्छे से लोड पर लिए। ठीक है, अब इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, प्रकाश व्यवस्था, रेलवे में। ठीक है, रेलवे में हम इसको सप्लाई देने के लिए, स्ट्रीट लाइट में हो गया, उसके बाद आर्क वेल्डिंग में हो गया, है ना, इन सभी में करते हैं। विद्युत अलग है, छोटे छोटे भार में प्रकाश व्यवस्था के लिए भी देते हैं, रेलवे स्ट्रीट लाइट में भी देते हैं, आर्क वेल्डिंग में भी इसका उपयोग करते हैं, पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग नहीं करते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, है ना, विद्युत लेपन में हम शंट जनरेटर का करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्शन है जिसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, आप ऑब्जेक्शन इस पे लगा सकते हो 55 पे। अगला क्वेश्चन है, एक 200 वोल्ट शंट मोटर का आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि लोड करंट 2 एम्पियर है तो 500 एम्पियर धारा लेते समय चाल 1200 आरपीएम है, तो बिना लोड के क्या होगा, बिना लोड के चाल क्या होगी। तो हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कितना शंट कितना है मोटर का। ये बोल रहा है आपको कुछ भी नहीं करना रहता ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है ना आपके लिए एक तरह से क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को बस सोचना है, ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बच्चा है ना यहाँ पर सोच नहीं पाता और इसी कारण ये आंसर क्या हो जाता है उसके गलत। आपको कुछ नहीं करना, देखो इसको थोड़ा साइड, 200 शंट वोल्टेज है। ठीक है, ये वोल्टेज जो वोल्टेज शंट वोल्टेज वो बिना लोड के, अभी कैसा है, बिना लोड के। हाँ, बिना लोड के वोल्टेज कितना है, बिना लोड के वोल्टेज हम 0 कर देते हैं, कितना है 200। ठीक है, लोड वोल्टेज क्या होता है, तो लोड वोल्टेज कितना है आपका, ठीक है, लोड वोल्टेज हमको बेक वोल्टेज बोल दो हम इसको। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब लोड, बिना लोड के वोल्टेज आपके पास 200 है, हाँ या ना। आर्मेचर करंट जब लोड डाला गया तो कितना हो गया 50 आर्मेचर, नहीं तो बिना लोड के कितना हो गया था 0.2 एम्पियर था, और कितना लोड डाला वैसे कितना 50। ठीक, रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस 0.4, हाँ 0.4। जब इसको सोल्व करोगे आपको दिख रहा होगा उसमें, है ना, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको दिख भी रहा होगा उसमें, दिख रहा है, तो इसको कट करा हमने, तो इसको कट करा तो ये कितना हो गया आपका 10। ये 0 से 0 काटा, 4 पंजे 20, तो 200 में से हमने 20 घटाया तो कितना बचा 180। ये आपका बिना लोड के वोल्टेज आ गया, लोड पे वोल्टेज आ गया। अब आपके पास आरपीएम दिया, आपको ये पता होना चाहिए कि आरपीएम बेक ईएमएफ के यानी वोल्टेज के समानुपाती होता है, हाँ या ना। तो हमारा समझो, नो लोड पे आरपीएम, लोड पे आरपीएम, नो लोड पर वोल्टेज, लोड पर वोल्टेज, हाँ या ना। ठीक है, आपका नो लोड पे निकालना है। लोड पे कितना है 1200 आरपीएम घूम रहा है, कितना घूम रहा है 1200 आरपीएम, उधर बताया था उसने। वोल्टेज क्या है नो लोड पे 180, 280, लोड पे कितना 180, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, आपने इसको जब करा, ठीक है, 6 18 300 बार कटेगा, 6 दूनी 12 200 बार। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 18, 200 में से 20 का गुणा करा तो ये इधर कर देता 200 में इंटू 20 और बटे कितना है आपके पास 3। ठीक है, तो 200 में 20 का करा तो ये कितने हो गए 4000। 4000 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये समथिंग 1300। ठीक है, 13.39। ठीक है, 1339, एक बचा, उसके बाद फिर 13 फिर 3 ये 1333 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 1333 या 30-28 पॉइंट समथिंग, तो इसीलिए इस ऑप्शन पे गए हम। ठीक है, इसके आसपास था। ठीक है, तो ये इसके आसपास था इसलिए हम इसके ऑप्शन पे गए, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसको डिवाइड कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक 250 वोल्ट की डीसी आर्मेचर विद्युत रोधी प्रतिरोध परीक्षण के दौरान 500 वोल्टेज का मेगर के साथ परीक्षण किया गया है, तो उसमें कम्युटेटर खंड और बॉडी के बीच प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों यहाँ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है,
सर ये क्वेश्चन दिया, बच्चा सोल्व करने लग गया होगा। यहाँ इन्होंने एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा था कि मेगर में जब हम परीक्षण करते हैं ना मेगर के द्वारा, तो बॉडी, समझना, ये कहता है विद्युत रोधी परीक्षण कहता है कि जो बॉडी होती है, बॉडी और वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन टेस्ट, इंसुलेशन 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। बॉडी और वाइंडिंग, जो हम मोटर की बॉडी स्टेटर उसमें जो वाइंडिंग है उनके बीच टच नहीं होना चाहिए, इतना इंसुलेशन होना चाहिए 1 मेगा ओम से अधिक। इससे कम है तो हमारा क्या है, इंसुलेशन खराब है। तो ये तो आंसर पूछा था, कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी। अगला, निवारण अनुसरण अनुसूची के अनुसार विद्युत रोधी प्रतिरोध का अनिवार्य कब माना जाता है। मैं पहले तो बता दूं ये शुद्ध हिंदी है, कुछ भी नहीं था इसमें। जो ऐसा कह रहा है कि वो जो हमारा अनुसरण अनुसूची के अनुसार जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कब मापा जाता है। तो दोस्तों इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इंसुलेशन का मतलब होता है भाई हम क्या नापते हैं, कुचालकता। तो भैया हम क्या नापते हैं कि निवारण अनुसरण अनुसूची के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंट मेंटेन शेड्यूल, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर द कंपलसरी ड्यूरिंग। तो इसको आवर हाल के दौरान नापते हैं। आवर हाल यानी आंतरिक जितने भी पार्ट होते हैं, अंदर के जो भी भाग है, उनपे कहीं इंसुलेशन की दिक्कत तो नहीं आ रही रेजिस्टेंस की, उसको नापने के लिए ये बोलते हैं इसको आवर हाल के दौरान। क्लियर है सभी को, ये भी सही था। अगला है भूमि प्रतिरोध में 2 सहायक स्पाइक होते हैं, 59 क्वेश्चन है, उनका नाम क्या है। दोस्तों हमारे जो हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग मानव को सुरक्षा देने के लिए प्रदान करते हैं और उपकरण को, ठीक है, विद्युत आघात से बचाने के लिए, लीकेज करंट से। तो दोस्तों 2 स्पाइक होते हैं, एक तो करंट स्पाइक होता है, करंट स्पाइक होता है, ठीक है, करंट स्पाइक होता है, और दूसरा होता है हमारा वोल्टेज स्पाइक। ये दोनों क्या होता है, ये करंट लीकेज पृथ्वी तक करंट को कितना ले जाएगा, लीकेज करंट को पृथ्वी तक कितना ले जाएगा ये बताया था करंट स्पाइक। वोल्टेज स्पाइक को प्रेशर स्पाइक भी बोलते हैं या दाब स्पाइक भी बोलते हैं। ये बताता है हमारा कि वो वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये बताता है। ठीक है, तो ये होता है 2 स्पाइक, हमारा बी, ये बिल्कुल सही आंसर बी। इसमें कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है हमारा ELCB, 60 क्वेश्चन है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कब ट्रिप होता है। अर्थ ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है, ये करंट से, जब करंट लीकेज होता है उससे ट्रिप से प्रोटेक्ट, करंट जब लीकेज होता है तो मानव को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए यदि आपने यहाँ पर हाथ लगाया और इस पर स्क्रीन पर क्या आ रहा था, करंट, तो ये वैसे ही जो MCB होती है उस तरह से होती है, पर ये क्या करती है, लीकेज करंट पे क्या कर देती, ट्रिप कर देती है। ELCB कितने पे ट्रिप करती है, याद रखना, जो निर्धारित मान से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका निर्धारित जो मान होता है वो 30 मिली एम्पियर से, 30 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट लीकेज हो रहा है तो ये ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, मिली एम्पियर ना कि एम्पियर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगला है अर्थिंग, निम्नलिखित में से किस संकट का न्यूनतम किया जाता है। तो दोस्तों अर्थिंग जो किया जाता है, अर्थिंग का काम होता है विद्युत आघात यानी इलेक्ट्रिकल शॉक, जो शॉक लग रहा है, लीकेज है, हम कह सकते हैं भाई लीकेज से प्रोटेक्शन देने के लिए अर्थिंग शॉक। भैया इस व्यक्ति को शॉक नहीं लगे, ठीक है, शॉक नहीं लगे, इसके कारण हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं कि लीकेज करंट पूरा जमीन में चला जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा 62, भूमि प्रतिरोध परीक्षण किसका उपयोग करने का उद्देश्य। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं छप चुका है, आप पूरी वीडियो जरूर हमारी देखें, अर्थिंग का चैप्टर देखें, नहीं समझ में आए कहीं से भी पढ़ो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप जहां से आपको सिलेक्शन लेना वहां से पढ़िए। 2 बिंदुओं के बीच कितना प्रतिरोध है, ठीक है, इसको बताता है भूमि प्रतिरोध परीक्षण। ये भी बिल्कुल सही है। याद रखना बेटा, जमीन का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए, 0, और वोल्टेज भी कितना होना चाहिए, अर्थिंग करते 0। प्लेट अर्थिंग में ट्रेंच जो वर्ड है उसमें कौन सी सामग्री, ट्रेंच का मतलब होता है इसमें या तो चारकोल भर सकते हैं या पाउडर भर सकते हैं। तो इसमें चारकोल या नमक भरते हैं, क्या भरते हैं, चारकोल या नमक। याद रखना कितना भरते हैं, तो 10-10 kg, मैंने ये भी लिखा था कितना kg भरते हैं, 10-10 किलो भरते हैं। अर्थिंग पीट में निम्नलिखित में पानी क्यों डालते हैं। दोस्तों जमीन की नमी बनाए के रखने के लिए हम तो या तो पानी डालते हैं, केमिकल होता है जिसको मार्कोनेट केमिकल बोलते हैं, पाउडर आता है,
उसको प्रतिरोध को कम कर, जमीन का प्रतिरोध कम करने के लिए, ठीक है, जो करंट को ज्यादा से ज्यादा जमीन में ले जाए, लीकेज करंट को, ठीक है, उसके लिए हम पानी डालते हैं। 65वां क्वेश्चन है हमारा। 65वां क्वेश्चन कहता है कि भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं। तो जमीन के इलेक्ट्रोड को नापने के लिए हम तो ये भूमि टेस्टर, भू प्रतिरोध टेस्टर या मेगर का यूज करते हैं। तो यहां पर मेगर कहीं ऑप्शन में नहीं था, तो हम किस पे जाएंगे, भू प्रतिरोध टेस्टर। भूमि प्रतिरोध टेस्टर का किया जाता है, इंसुलेटिंग टेस्टर का उपयोग करते हैं। एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को नापती है। तो जो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों को नापती है उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को एवीओ मीटर भी कहते हैं, एवीओ मीटर, ठीक है। करंट और वोल्टेज इन सभी को नापती है। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन सही है। 67 क्वेश्चन है कि दिया गया सिंबल किसका, WH। WH किसको बताता है, तो हमारा एक तरह से ये एनर्जी मीटर का होता है, KWH किलोवाट आवर्स, वाट घंटा, ठीक है। ये एनर्जी मीटर को बताता है। एनर्जी में हिंदी में कर लिखा देता हूं, आरे किसका सुनिए, ऊर्जा एनर्जी मीटर को बताता। एनर्जी मीटर इंटीग्रेटेड मीटर में कैटेगरी में आता है, जिनकी हम क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी भी रिटर्न नहीं होती, हमेशा क्या होती है, बढ़ती जाती, इंटीग्रेट करते ही है। ऐसा नहीं कि आज 5 यूनिट थी, ठीक है, तो कल फिर उन्हें 5 यूनिट आ गया। हम गाड़ी की जो मीटर करते हैं कि हम 100 की स्पीड पे ले गए, फिर आपके साथ 0 पे आ गए। तो ये जो मीटर होते हैं एनर्जी मीटर, वो इंटीग्रेटेड मीटर होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी इंटीग्रेटेड है और हिंदी में भी इंटीग्रेटेड, इसको, ठीक है, ऊर्जा मीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 68। 68वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आंतरिक अनुनाद प्रकार के आवृत्ति मापी निर्माण किन घटकों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आवृत्ति नापने के लिए एक मीटर यूज करा जाता है, आवृत्ति मीटर। इसमें दो, यानी हम तेरे तीन भाग होते हैं। पहला होता है हमारा, एक होती है आपकी आवृत्ति मीटर में, पहले तो होता है आपका रीड, पतली पतली पत्तियां होती है, उन पत्तियों को जोड़ के बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रीड, ठीक है। और उसके रीड के पास में लगाया जाता है चुंबक, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इन दोनों को लगाया जाता है आधार पर, ठीक है। अब यहाँ रीड क्या करती है, जो पतली पतली पत्तियां, वो क्या करती है, जो हमारा कितनी, यानी हमारा जो करंट है वो एसी करंट कितना कंपन कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी को पता करना, ये रीड करती। और जो विद्युत चुंबक होता उनको कंपनों को गिनता, कितना कंपन हो रहा है, तो इस तरह से ये काम करती है। ये अनुनाद के सिद्धांत, यांत्रिक मैकेनिकल रिजोनेंस, यांत्रिक अनुनाद के सिद्धांत पे हमारा आवृत्ति मीटर काम करता है, ठीक है। तो यही होता है, विद्युत चुंबक होता है और धात्विक रीड्स होती है, जो रीड करती कितनी अपनी हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी बार कंपन हुई है। क्लियर है इतनी बात, तो इसलिए इस आंसर के साथ हम जाएंगे, ये जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट में 69, विद्युत शक्ति नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो एसी सर्किट होता है उसमें विद्युत शक्ति नापने के लिए हम वाट मीटर का यूज करते हैं। पावर को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाट मीटर का उपयोग करते हैं। कितने दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक 3 फेज प्रणाली में शक्ति मापने के लिए 2 वाट मीटर जुड़े हुए हैं। एक वाट मीटर 0 बताता है, तो लोड पावर फैक्टर ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या पता बच्चा क्या करता है, मैंने बिल्कुल आप मेरी क्लास में जाइएगा, यूट्यूब पे फ्री है, उसमें पोल फेज सिस्टम देखना, पूरा डाटा लिखा है। एक वाट मीटर रीडिंग 0 बताता है, 1 प्लस बताता, उसमें बिल्कुल क्वेश्चन वैसे की वैसे ही आया हुआ है। कुछ भी नहीं करना चाहिए, बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा ना तो इसको यह सारी चीजें आई होगी। तो दोस्तों आप जरूर क्लास को देखिए, यदि सिलेक्शन लेना है, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। तो अब हम 2 वाट मीटर विधि का सूत्र क्या होता है, 2 वाट मीटर विधि का सूत्र होता है tan θ√3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, हाँ या ना। अब 2 वाट, 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है, तो हम W2 की रीडिंग क्या मान लेते, 0, हाँ या ना, ठीक है। अब 0 में से 0 गया तो क्या है, 0 आया, मैं इधर कर देता हूं। तो tan θ√3 W1 अपॉन W1 कटा कितना होता है, 1। tan θ√3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का, कितने डिग्री का नाम है, tan 60 डिग्री का। अब ये उधर गया तो tan इनवर्स, ठीक है, थीटा इक्वल कितना आ गया, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब ये पावर फैक्टर क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है दोस्तों, cos थीटा, ठीक है।
अब cos 60 का मान कितना होता है ये पता होना चाहिए दोस्तों। cos 60 का मान होता है 1/2 और 1/2 को हम क्या लिखते हैं 0.5। यही आंसर है दोस्तों 0.5। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये होता है कि जो लोड शक्ति है, ठीक है, जो लोड शक्ति है वो वास्तविक शक्ति के बराबर हो सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि यदि 0 है तो क्या होगा, एक 0 है तो दूसरा क्या कहलाएगा, वाट मीटर क्या बताएगा। तो वाट मीटर जो ली गई शक्ति वो क्या कहता है वास्तविक शक्ति लोड शक्ति के बराबर हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं। कंपन रीड प्रकार का आवृत्ति मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों जितने भी आवृत्ति मीटर है जो कंपन करते हैं वो अनुनाद यानी रेजोनेंस, मैकेनिकल रेजोनेंस, यांत्रिक अनुनाद पे काम करते हैं। इसमें रीड कॉइल होती है और एक हमारा विद्युत चुंबक होता है और एक बेस होता है। क्लियर है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 50, कौन सा क्वेश्चन 72। 50 माइक्रो एम्पियर मीटर संचालन में 500 ओम प्रतिरोध है। यदि इस प्रास में 250 माइक्रो ओम तक विस्तृत करने के लिए शंट प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। आपके पास देखो ये दिया है मीटर, तो मीटर का करंट कितना है आपका 50 माइक्रो एम्पियर, हाँ या ना। फिर उसके बाद बोला इसका 500 ओम प्रतिरोध है। कितना ओम है 500 ओम क्या है प्रतिरोध है, ठीक है। मीटर का प्रतिरोध 500 ओम है। अब इसकी रेंज कितनी ले जानी, कितनी करंट की कितनी करनी है आपको 250 ओम। तो आपको शंट करंट कितना करना है 250, ठीक है। तो इसका क्या है आपको शंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। अब हमको क्या करना है शंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो शंट रेजिस्टेंस नहीं ये कहलाएगा हमारा फुल स्केल करंट, फुल स्केल करंट है 250, इतना कर ले जाना अपने को उसको। तो भैया क्या होता है पहले तो मैं शंट करंट निकाल लेते। शंट करंट बराबर होता है फुल स्केल करंट माइनस मैक्सिमम मीटर करंट। फुल स्केल 250 है, हाँ या ना। वो कितना है अपना 500 माइक्रो। तो ठीक है ये कितना हो जाएगा आपका 200 माइक्रो ओम मीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं हमारा क्या निकालना चाहिए इसमें, अब निकालना ये तो हमारा करंट आ गया। अब हम इसको बोलते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो मीटर वोल्टेज कितना आना चाहिए, तो वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है 50 माइक्रो इंटू 500, ठीक है। इसको ऐसा रख दो, माइक्रो को अपन हटाते जब भी तो क्या लिखते हैं 10 की घात -6, हाँ या ना। ये आ गया, ये वोल्टेज की वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस कहता है रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज अपॉन करंट, हाँ या ना। वोल्टेज कितना है आपके पास, तो वोल्टेज है आपके पास ये 50 इंटू 500 इंटू 10 की घात -6। करंट कितना है, तो करंट है आपके पास 200 इंटू 10 की घात -6। ये 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट गई, 200 से ये 0 कट गई, 2 से 50 को कितनी बार काटा 25 बार, ठीक है। तो कितना बचा 25 गुणित 5, तो कितना हो गया 125। 125 आंसर में है क्या, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना, हाँ 125 है, तो 125 ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरह से आपको करना था, ठीक है। वोल्ट मीटर में गुणक प्रतिरोधक का चयन किस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होता है। जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वोल्ट मीटर में सीरीज में हम क्या लगा देते हैं, जो वोल्ट मीटर होता है उसके सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं ज्यादा मान का, जिसके कारण क्या होता था करंट कम से कम हो और वोल्टेज ज्यादा नाप पाए, ठीक है। तो इसमें मतलब जो गुणक प्रतिरोध कौन सा कथन सही है, तो इस प्रकार का हम चयन करेंगे कि जिसमें से मीटर निर्धारित वोल्टेज पे पूर्ण धारा को नाप सके, यानी भाई धारा उतनी ही नापे जितना उसको जरूरत है, जिससे ज्यादा कोई नापे, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला 3 फेज डायनोमो मीटर वाले पावर फैक्टर मीटर में जो चल कुंडलियां होती है उसमें कोणीय कण कितना विस्थापन होता है। ये भी मैंने बताया था कि जो पावर फैक्टर होता है 3 फेज में, ठीक है, वो कितने डिग्री मीटरों पे होता है 120 डिग्री के अंतराल पे विस्थापन होता है। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है 75 कि ये हमारा कैपेसिटर से क्वेश्चन है। क्या दिया है 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र में 50 हर्ट्ज एसी प्रदाय से जोड़ा जाए तो संधारित्र प्रतिघात क्या हो कितना होगा, तो 1 से C
बराबर होता है 2 पाई एफ सी। यहाँ पर 10 क्या है, माइक्रोफेराड क्या है हमारा, कैपेसिटर की वैल्यू है। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हमारी 10 माइक्रोफेराड, तो एक्स सी बराबर 2 माइक्रोफेराड के संधारित्र, हाँ ठीक है, 2 पाई एफ कितना है, तो एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, और आपके पास 10 माइक्रोफेराड है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, कितना हो गया ये 10 का गुणा करा तो कितना हो गया आपका 100, कितना हो गया 100। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या यहाँ पर निकालना, क्या संधारित्र प्रतिघात कितना होगा, संधारित्र प्रतिघात। तो संधारित्र प्रतिघात जो आपका आएगा, ठीक है, इन्होंने आंसर को पाई अपॉन, ठीक है, तो इसको अपन कर देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। संधारित्र प्रतिघात, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेता हूँ, आंसर तो सही आ रहा है मेरा, पर ये क्वेश्चन क्यों मेरे को गलत लग रहा है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। द कैपेसिटी, कैपेसिटर इज कनेक्टेड, 10 माइक्रोफेराड का है कैपेसिटर कनेक्ट है जो 50 हर्ट्ज से सप्लाई से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से एक्स सी निकालना, 1/2 पाई एफ सी होता है। सी की वैल्यू उन्होंने दी है यहाँ पर, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे कर देता, सी 2 पाई, पाई एफ कितना 50 हर्ट्ज है, और सी की वैल्यू 10 की घात 10 गुणित 10 की घात -6, माइक्रो है ना, तो माइक्रो को हम लिखते हैं तो 10 की घात -6। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है ये, ठीक है, अब इसको अपन निकालते हैं, तो एक्स सी बराबर 2 पाई, पाई इधर रख देते हैं, 2 का गुणा करा 50 में, 50 दूना 100 इंटू 10 इंटू 10 की घात -6। ठीक है, ये बात भी सही है, क्लियर, पाई में आंसर आ रहा है इनका। ये ऊपर गए, ठीक है, एक्स सी 10 की घात 6 ऊपर गई तो कितना हो गया 10 की घात 6, प्लस की बन गई, कितनी बन गई प्लस की 1 2 3 और 5 6, और नीचे क्या है 100 और 1 10, पाई इंटू 2 0 इंटू 10, ये 1 2 3 1 2 3, हाँ ठीक है, 3 0 बची, 1000 बटे पाई, 1000 बटे पाई, सही आ रहा आंसर, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं गलत है, 1000 बटे पाई। ठीक है, क्लियर है, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब प्रेरित में प्रवाहित धारा कम हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों हमारा जो कुंडली होती है, कुंडली में जो जो इंडक्टर होता है उसमें जो धारा होती है, एनर्जी होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा होती है वो हाफ क्या होती है, इंडक्टर के करंट के क्या होते हैं, वर्ग के समानुपाती होती। तो अब इन्होंने बोला कि धारा को कम कर दे। दोस्तों हम करंट को क्या कर दे, कम कर दे, तो करंट को कम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, कम, तो परिपथ में ऊष्मा नष्ट हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी नहीं, परिपथ में वापिस आ जाएगी, रिटर्न आ जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम। ये बिल्कुल सही है। ये भी ट्यूनिंग सर्किट के अनुनाद के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कैपेसिटर का यूज करते हैं ट्यूनिंग के लिए, कौन सा कैपेसिटर, गैंग या इस तरह प्रकार का कैपेसिटर यूज करते हैं, ये भी सही है। किसी प्रेरित के प्रेरक तत्वों में वृद्धि के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का या कोर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम प्रेरक तत्व क्या होता है, कुंडली, कुंडली जो होती है हमारी, ठीक है, अलग अलग टाइप की कुंडली होती है, इन कुंडलियों को क्या कहते हैं हम, अलग अलग टाइप की जो कुंडली होती है, कुंडली क्या करती है, करंट में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। तो दोस्तों ये हम फेराइट क्या बनाते हैं, फेराइट कोर क्या होती है, जो लोहा और कार्बन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इस तरह से कोर होती है, तो फेराइट ये बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहुत सारे रेजिस्टेंस हम श्रेणी में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होती है। तो दोस्तों बहुत सारे रेजिस्टेंस है जो सीरीज में लगे हुए, काय में लगे हैं, सीरीज में। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस यदि यहाँ से आपने 5 एम्पियर करंट दिया तो इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 होगा, भले कितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए। तो सीरीज में हर उपकरण में करंट क्या होता है, समान होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में करंट क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक डीसी संधारित्र डीसी सर्किट में किस प्रकार से व्यवहार करता है, समझना। डीसी कैपेसिटर मैंने बताया था जो एसी को पास करता है डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, पर मैं समझाने के लिए, डीसी दी आपने, डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं जिसको, धारिता प्रतिघात, यानी ये काल्पनिक गुण होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये कल्पना करते हैं हम
कि एसी करंट में एक इंडक्टर होता है, इंडक्टर रिएक्टेंस होता है और कैपेसिटर रिएक्टेंस, जो एक काल्पनिक होता है जो करंट या वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। वैसे कैपेसिटर रिएक्टेंस क्या करता है, वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो यहां पर ने डीसी दी, ये इसका सूत्र होता है कैपेसिटर रिएक्टेंस का, इसको अपन भी ओम से नापते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना, डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, 0, तो हम 2 पाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जगह 0 लिखेंगे इंटू सी। 0 में यदि किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी। तो रेजिस्टेंस अनंत हो गया, रेजिस्टेंस कहां पर, अनंत हो गया। अनंत का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, ये एक सर्किट था, रेजिस्टेंस यानी करंट आगे जा ही नहीं रहा, तो इसको रोकने वाला क्या कहलाता, रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस अनंत हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, 0। तो जब करंट 0 होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत करंट को रोक रहा है, करंट जाने नहीं दे रहा, करंट जा ही नहीं रहा, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ये सारे करवा चुका हूं मैं दोस्तों, ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया। बिल्कुल मैं 80% का मैं गारंटी ले रहा हूं कि 80% मेरा टेक्निकल बैठा है, मैं 100% की बात नहीं करता हूं। डीसी सीरीज में से निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि डीसी सीरीज आपने बोला श्रेणी सर्किट है, श्रेणी सर्किट में हर रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, ठीक है, करंट सेम होता है। इसमें बोला वोल्टेज जुड़ जाता है, गलत, सही नहीं है, सही नहीं है। व्यक्तिगत प्रतिरोध वोल्टेज जो पतों का योग अनुप्रयुक्त वोल्टेज के बराबर, हाँ ठीक है। ये हमारा एक डीसी सर्किट है जिसमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगे, समझना 3। यदि यहाँ पे 20 वोल्टेज दिया है तो ये तीनों में बढ़ जाएगा, यहाँ पे मान लो बढ़ जाएगा, 20 वोल्टेज तीनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये पहला तो सही है। सभी में करंट सेम होता है, करंट सभी में अभी बताया था सेम होता है। कुल शक्ति प्रतिरोध द्वारा ली गई हानि के योग के बराबर होती है, ये भी सही होता। पर कुल प्रतिरोध व्युत्क्रम होता है, नहीं, कुल प्रतिरोध योग होता है, R बराबर R1 प्लस R2। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, चौथा वाला आंसर। क्लियर है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक वायु परिवर्तित संधारित्र में धारिता का मुख्य प्रकार किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। एक एयर प्रकार का कैपेसिटर है जिसका उपयोग हम रेडियो में यूज करते हैं ट्यूनिंग के लिए। तो भाई जो हमारा होता है कैपेसिटर, तो उसकी धारिता जो होती है, धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। धारिता ये क्या बोलती है, एप्सिलॉन, ये पराविद्युतांक यानी उसके बीच कुचालक क्या भरा हो, अपन ने कुचालक यहाँ वायु भरा है, उस पर निर्भर करती है। ए प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और उसकी दूरी, प्लेट की दूरी पर। तो यहाँ प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। अगला कार्बन मिश्र प्रतिरोध, ये क्वेश्चन भी करवा रखा। कार्बन मिश्र प्रतिरोध किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो कार्बन और ग्रेफाइट का एक बंधक बनाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है विद्युत इंसुलेटिंग बॉन्डिंग, ठीक है। अगला कार्बन मिश्रित प्रतिरोध चूर्णित विद्युत रोधी पदार्थ होता है, तो अभी बताया बंधक होता है कार्बन और ग्रेफाइट का, ये भी वही क्वेश्चन है। एक डीसी स्रोत से एल जोड़ दे और आर कुंडली में कुल आपूर्ति की गई ऊर्जा आंशिक रूप से हानियों में नष्ट हो जाए तो किस रूप में होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन समझना, ये बोल रहा है कि हमारे क्या है, कुंडली है, उस कुंडली है जो डीसी से जोड़ रखी है, उसमें रेजिस्टेंस वाली आर में कुल दी गई ऊर्जा का हानि इतना होता है, तो किस रूप में ऊर्जा हानि हुई है। तो दोस्तों जब भी हमारी कुंडली होती है, एक सोलेनॉइड कोयल होती है, उस कोयल पे हम जब वायर लपेटते हैं तो उस वायर में जो ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस और इंडक्टर यानी इंडक्टर के रूप में होती है। तो वो इसके जब हम करंट देते हैं इंडक्टर में तो चुंबक बनता है, जिसके चुंबक चारों ओर फैलने के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, जहां रेजिस्टेंस की क्या होती है, अपूर्ति रूप से ऊर्जा की हानि होती है, करंट और ऊर्जा की, जिसके कारण क्या बनता है, चुंबक बनता है चारों तरफ, क्या बनता है, चुंबक। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रतिबाधा में काल्पनिक भाग, इंपीडेंस, इंपीडेंस का सूत्र क्या होता है, प्रतिबाधा बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, करंट में होने वाले रुकावट को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। XL किसी कुंडली के कारण करंट में होने वाला परिवर्तन का विरोध, ये काल्पनिक होता है। और कैपेसिटर किसी वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण,
ये सब एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं, पर ये काल्पनिक होते हैं एसी सर्किट में। इसी को बोलते हैं हम प्रतिघात, रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? प्रतिघात या रिएक्टेंस। ठीक है। एक सिंगल फेस मोटर में सहायक साधनों में बिना प्रवर्तक बला गुण क्यों उत्पन्न नहीं करते? यानी दोस्तों हम यानी जो टॉर्क होता है, ठीक है, यानी जो टॉर्क होता है वो टॉर्क सिंगल फेस मोटर, व्हाई डज नॉट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर प्रोड्यूस द स्टार्टिंग टॉर्क विदाउट एक्सिलरी वाइंडिंग? दोस्तों हमारी जो ये कह रहा है कि जो हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, ठीक, और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमारा कैपेसिटर लगा रहता है, ठीक है, या वो लगा, और ये रोटर लगा था और यहाँ सप्लाई दी जाती है। तो ये बोल रहा है कि हम इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यदि हम स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं दे तो क्या होगा? तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं देंगे तो जो चुंबक है, यहाँ पर चुंबक कौन सा बनता है सिंगल फेज एसी में? वो पल्सेटिंग चुंबक बनता है। और हमको मोटर को घुमाने के लिए कौन सा चाहिए? रोटेटिंग चुंबक, घूर्णी चुंबक। तो यहाँ पर पल्सेटिंग बनेगा जिसके कारण ये घूमेगी नहीं। तो हमको किसके कारण होता है ये? ठीक है, घूर्णी के बजाय हमको कैसा चुंबकीय क्षेत्र स्पंदी चाहिए रहता है। ठीक है, इस यानी स्पंदी चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमको ये सारी चीजें रखनी पड़ती है। अगला, सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा प्रदान करते हैं? तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के द्वारा। अभी बताया मोटर को झटका देने के, स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। एक प्रेरण मोटर में रोटर की धारा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें रोटर की धारा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र, यानी हम कहते थे जो सिंक्रोनस मैग्नेट, सिंक्रोनस स्पीड, तो स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके द्वारा रोटर में क्या उत्पन्न होती है? धारा उत्पन्न होती है। क्लियर है इतनी बात? ये भी बिल्कुल सही है आपका। अगला है एक प्रतिरोध परिवर्तक मोटर, रेजिस्टेंस स्टार इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों ये मोटर जो होती है वो इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, ना के बराबर होता है। जैसे छोटे छोटे पंखे आते हैं, छोटे छोटे पंप जो मोटर होती है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, छोटी छोटी मोटर में, यानी आधा हॉर्स पावर तक की मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। 91 क्वेश्चन है, हम अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। एक 3 फेस पिंजरा रूपी मोटर है जिसका नट और बोल्ट ढीले होने के कारण कंपन कर रही है, यानी धूज रही है। तो भैया हमको फाउंडेशन नट और बोल्ट को कसना है। उसका जो जिसपे फाउंडेशन का मतलब जिसपे आपने पटिए पे मोटर को टिकाते हो ना, जो भी बना है वहां पर सही से हमको नट को कसना है। ये भी बिल्कुल सही है। हमारा 92 क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रेरण मोटर का संचालन स्टेटर में बनाने पर निर्भर करता है जिससे कि रोटर में धारा और चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो जो और वो घूमता है। तो दोस्तों हमारे 3 फेज मोटर में स्टेटर घूमने वाला चुंबक बनाता है, घूमने वाला चुंबक बनाता है। केवल कितना? घूमने वाला चुंबक बनाता है। ये घूमने वाले चुंबक के कारण ही ये क्या होता है, हमारा स्टेटर घूर्णी चुंबक के कारण ही हमारा स्टेटर रोटर को क्या करता है? घुमाता है। जिसको हम बोलते हैं स्टेटर में जो चुंबक बनता है वो सिंक्रोनस चुंबक बनाता है, सिंक्रोनस गति करता है और इसी कारण वो घूमता है। ये भी हमारा सही है। 92 आपके मात्र 4-5 क्वेश्चन बचे हैं जिसको आप जल्दी से आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंगल फेस मोटर में स्टार्टिंग यंत्रावली हटा देने के बाद क्यों चलती रहती है? दोस्तों ये हमारी मोटर होती है, ठीक है, एक तो रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे लगा रहता है कैपेसिटर या सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच मान लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, ये क्या होता है? जब हमारी मोटर 75% घूम जाती है, हमारा रोटर कितना 75% मेन आरपीएम का घूम जाता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर देता है? कट कर देता है, जिसके कारण हमारी जो रोटर है वो घूमने लग जाता है। तो एक समय में स्टार्टिंग टॉर्क को घूमने गति पैदा करने के बाद ये क्या कर देता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग को घटा देता है, जिसके कारण रोटर अपने घूर्णी क्षेत्र पे कार्य करने लगता है। ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन भी। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर अपनी वोल्टेज और करंट को किस प्रकार के माध्यम से प्राप्त करता है? तो दोस्तों हमारा 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें वोल्टेज करंट किस रूप से माध्यम से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये हम जब क्या करते हैं, जब स्टेटर को, जब फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार जब हम किसी मोटर में करंट देते हैं तो उसमें स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन प्रकार का होता है, वो चुंबकीय बल रेखा को कट करता है और कट करने के बाद क्या उत्पन्न करता है? ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर
क्रिया के द्वारा वो उत्पन्न करता है करंट और वोल्टेज। क्लियर है? ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर प्रोसेस होती है जो करंट और वोल्टेज को कट करता है। क्लियर है? भूमिगत केबल इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड रोकने के लिए विद्युत रोधी पदार्थ किसका बना होना चाहिए? दोस्तों याद रखना, हमेशा यदि इंसुलेशन की बात करें तो डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ काय में नापते केवी पर एमएम, ये डिपेंड करती किसी का इंसुलेशन यानी किस पे कितना रबड़ चलाना है, कितना उस पर वो होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करती है, डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ गुण होना चाहिए। ठीक है? तेल भरी केबल किस वोल्टेज की पास होती है? सारे क्वेश्चन कराए हुए भाई। तेल भरी केबल 33 केवी से 230 केवी तक होती है। अगला क्वेश्चन है, संचित कागज विद्युत रोधन परतों में केबल का भंजन वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों जो हम यदि कुचालक के तौर पर हम क्या ले ले, कागज ले ले केबल के ऊपर, तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि जो कागज होता है वो 90 डिग्री तक ही वोल्टेज को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है? जिसके कारण कम वोल्टेज पे ही वो क्या होने लग जाएगी, ब्रेक डाउन होने लग जाएगी। क्लियर है? अपन ने पढ़ा था कुचालक में वाई ए कैटेगरी, कुचालक में कपड़ा कागज इनको काय में रखते हैं, वाई कैटेगरी में 90 डिग्री तापमान सहन कर सकता। अगला डाई इलेक्ट्रिकल लॉस केबल इंसुलेशन, यदि डाई इलेक्ट्रिकल लॉस क्या बताता है, किसके मुख्यतः कारण है, लीकेज करंट। भाई लीकेज यदि करंट को रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिकल लॉस का कारण बताते हैं कि भाई विद्युत लॉस जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, लीकेज करंट के कारण हो रहा है। 99 क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में विद्युत रोधन के ऊपर धात्विक आवरण किसका होता है? तो आर्मिंग का होता है। किसका होता है? आर्मिंग। हमने बहुत आर्मिंग पढ़ा है। ठीक है? सिम्बास मेथड पढ़ी थी, सिम्बास। ठीक है? पहले तो हमारा क्या लगाते भूमिगत केबल पे, भाई क्या लगाते, कंडक्टर लगाते, फिर इंसुलेटर लगाते, फिर मेटलिक शीट लगाते, फिर बेंडिंग करते हैं, फिर आर्मिंग करते हैं, आखिर में सर्विंग करते हैं। तो नमी को रोकने के लिए हम धात्विक मेटलिक शीट चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? मेटलिक शीट चढ़ाते हैं। क्लियर है सभी को कि भाई नमी प्रवेश नहीं करे हमारी, यानी उसमें पानी वानी प्रवेश नहीं करे और सुरक्षा भी दे। अगला क्वेश्चन लास्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी इंसुलेटिंग सामग्री एसिटिलीन का बहुलीकरण से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन भी जाके देखिएगा मैंने करवाया है कि नहीं। इंसुलेटर में एसिटिलीन से बनती है आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है? जो पर्यावरण को गंभीर समस्या देती है। तो दोस्तों मैंने बता दिया 3 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्शन वाले, उन पर देख के आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, आप जहां से पढ़े हो वहां से भी आप कर सकते हो, मेरे द्वारा ये बताया गया। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, जो दूसरी शिफ्ट का पेपर है मैं कल आपको उसका भी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जहां से भी पढ़े दोस्तों सिलेक्शन के लिए पढ़े। ठीक है? आप कहीं पैसे देके कोर्स खरीदे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जब भी जो तैयारी कर रहे हो उसको 100% उस तैयारी को दे और सिलेक्शन ले। ये नंबर कम आए हैं कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ भी कम जाएगा, पेपर टफ था, कट ऑफ भी कम जाएगा, जीके अच्छे लोगों को पसीना ला दिया। मैं फिर बता रहा हूँ कट ऑफ का जो नंबर है ना वो कम हो जाएगा, कम से कम आपका ओबीसी 75, जनरल ओबीसी 75 तक। ठीक है? 70-75 आगे आप जनरल ओबीसी में सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है? आप 50 के ऊपर का टारगेट रखें, एसटी एससी हो तो 50 से 60 के बीच का टारगेट रखें, और एससी वाला 60 से 65 के बीच का। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे को आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, किस तरह से आपको क्वेश्चन मैंने कराए। दोस्तों बस आपका एक प्यार, वीडियो को लाइक चाहिए। बस मेरी मेहनत वही है कि मेरे को हर गरीब से गरीब विद्यार्थी को पढ़ाना था, सॉल्यूशन कराना था। आप यदि नए जुड़े हो तो प्लीज पूरी आप YouTube पे बहुत सारी क्लासेस है, एके इलेक्ट्रिकल क्लास की प्लेलिस्ट पे जाओगे, उसमें मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के नाम से टोटल 70 क्लास डली हुई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल हमारा अर्थिंग, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने थ्योरी पढ़ाई है, जनरेटर मोटर सब पढ़ा है, रेजिस्टेंस ये सारे पढ़ाए, सारे क्वेश्चन आए हुए 80% मेरा दावा है इसमें से क्वेश्चन आए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। यदि कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट्स करें, उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा। कब सॉल्यूशन आएगा, क्या सारी चीज आएगी, हाँ 1 से 2 दिन में आपका भी वो जो की है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्शन आप वो वाला की कि आपने कौन सा करा था क्या है, आप ऑब्जेक्शन अभी डाल सकते हो, जिसको भी डालना है वो की भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी और रिजल्ट आपका एनी हाउ कंडीशन 1 से 1.5 महीने के अंदर
रिजल्ट भी दे देंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी साथ दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और आपके छोटे भाई को प्यार दें। धन्यवाद।